दोस्तों, इसके पिछले भाग में आपने सुना जैक और शॉन दो मछुआरे अधिक मछलियों की तलाश में डेड सी में जाते हैं और वहां उन्हें मिलता है एक रहस्यमय आइलैंड जिसकी जमीन में मिलती है उन्हें एक हजारों साल पुरानी मम्मी। और दूसरी ओर पुरातत्व विज्ञान पढ़ रहे दो स्टूडेंट्स प्रिमिस्था और ओनस निकल पड़ते हैं मिस्र की ओर एक पिरामिड की खुदाई करने, जिसके अंदर दफने है एक अनोखी किताब जिसमें लिखे एक आखिरी मंत्र से किया जा सकता है हजारों सालों से सोए हुए एक शैतान को जिंदा। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं सुना तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे भी जरूर सुने। दोस्तों, अगर आपको हॉरर सस्पेंस थ्रिलर कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल सुनो कहानी हॉरर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते लेकर आता हूँ आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियाँ। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस पिरामिड की खुदाई और किताब को निकालने का मिशन रद्द करके अगली सुबह प्रिमिस्था और ओनस अपने दल के साथ घर वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी उनके टेंट के अंदर कोई दाखिल होता है। प्रिमी और ओनस उस शख्स को देखकर चौंकते हैं और उन दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है, आप? प्रिमी और ओनस के सामने हाथ में पिस्तौल और चेहरे में किसी विलन जैसी मुस्कान लिए उनके कॉलेज का प्रिंसिपल खड़ा था। वो प्रिमी और ओनस पे पिस्तौल तान के बोला, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है ओनस, मैं जानता था ये घड़ी जरूर आएगी, इसलिए मैं पहले से तैयार था। चलो अब जल्दी सामान बटोरो, हम वापस नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वो किताब लेने, समझे तुम? इतने में भीड़ वाला भी टेंट के अंदर दाखिल होता है। वो प्रिंसिपल को और उसके हाथ में तनी पिस्तौल को देखकर घबरा जाता है और चुपचाप ओनस के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। वो धीमे से ओनस से बोलता है, साहब, यही है वो बूढ़ा आदमी जो आपसे पहले यहाँ आया था उस किताब को लेने, जिसके सारे साथी मारे गए थे। प्रिंसिपल उसकी बात सुन लेता है और बोलता है, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं वही हूँ, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। प्रिमी बोलती है, मतलब आप जानते थे कि उस पिरामिड के अंदर कुछ गड़बड़ है? प्रिंसिपल बोलता है, बिल्कुल अच्छी तरह जानता था। इतने में ओनस भी बीच में टोकता है, फिर भी आपने हमें यहाँ भेज दिया मरने के लिए? उस किताब के लिए कितनों की जान लेंगे आप? आखिर ऐसी क्या बात है उसमें कि आपको किसी की जान की कोई परवाह नहीं? प्रिंसिपल बोलता है, हजारों सालों से लोग उस किताब को हासिल करना चाहते थे। मेरे बाप दादाओं ने भी उस किताब के लिए अपनी कुर्बानी दी। अगर मैंने उस किताब को हासिल नहीं किया तो मेरे पूर्वजों की कुर्बानी जाया चली जाएगी और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। प्रिमी बोलती है, तो अब आप हमारी कुर्बानी देना चाहते हैं? प्रिंसिपल बोलता है, नहीं प्रिमी, तुम समझी नहीं, वो किताब बेशकीमती है और वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि तुम एक समझदार और इस मिशन के लिए एकदम काबिल लड़की हो, मगर मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जल्दी घबरा जाओगी। तुमने मुझे निराश किया प्रिमी। खैर, अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो, वरना तुम लोगों को मारकर मुझे मेरी गोलियां बर्बाद करनी पड़ेंगी। समझदारी इसी में है कि चुपचाप मेरा साथ दो, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल अपनी पिस्तौल की नोक पे उन सभी को मजबूर कर देता है। वे सभी निकल पड़ते हैं उस पिरामिड की तरफ जहाँ उस किताब का रक्षक ओग्रे इंतजार कर रहा है। कुछ एक घंटे चलने के बाद वे सभी पिरामिड के बाहर खड़े होते हैं। उनके सामने एक विशालकाय पिरामिड है जिसके अंदर उन्हें जाना है, ये जानते हुए भी कि उसके अंदर सिर्फ मौत है। प्रिंसिपल बोलता है, यही है वो पिरामिड जिसके अंदर वो किताब दफन है। क्यों भेड़ वाले, सही कहा ना मैंने? प्रिंसिपल भेड़ वाले की ओर देखकर बोलता है, हाँ साहब, लेकिन आप अपने साथ इन बेचारों को क्यों मरवाना चाहते हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी कि जो इसके अंदर गया उसके सिर्फ टुकड़े ही बाहर आए। प्रिंसिपल भेड़ वाले को धमकाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो, देखते जाओ मैं कैसे उस किताब को बाहर निकालता हूँ। प्रिंसिपल पिस्तौल की नोक पे उस पिरामिड के बाहर खुदाई करवाता है ताकि सुरंग बनाकर अंदर दाखिल हो सकें। उधर डेड सी के आइलैंड में पूरे गांव में घूमते घूमते जब कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ तब शॉन निश्चय करता है कि खुदाई करके जमीन से तरूड़ निकाला जाए। तरूड़ एक खास किस्म का फल होता है जो जमीन के अंदर मिलता है। शॉन बोलता है, यार सूरज सिर पे आ गया और कल से पेट में अन्न का दाना नहीं गया, यहाँ तो खाने को कुछ नहीं है, क्यों ना जमीन खोदकर तरूड़ निकाला जाए? जैक बोलता है, क्या तरूड़? तुझे पता भी है तरूड़ कहाँ मिलेगा? वो जमीन के अंदर ही अंदर भागता रहता है, एक जगह थोड़ी ना मिलता है। शॉन बोलता है, अरे मिल जाएगा यार, वीटो विलेज के चप्पे चप्पे में वो फल पाया जाता था, यकीनन हम जहां भी खोदेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। दोनों जमीन खोदने लगते हैं। खुदाई करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, कभी इधर कभी उधर खोद कर कई गड्ढे कर डाले, मगर तरूड़ क्या उसकी पूंछ भी हाथ नहीं लगी। लेकिन शॉन को कुछ मिलता है। वो जैक को अपने पास बुलाता है, हे जैक, देख मुझे क्या मिला।
जैक पास जाकर देखता है, शॉन के खोदे हुए गड्ढे में एक आधी गली आधी सड़ी लाश मिलती है। शॉन बोलता है, मैंने बताया था ना मेरे सपने के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही एक हाथ मेरे सपने में आया था। जैक उसे ध्यान से देखता हुआ बोलता है, ये तो कोई मम्मी लगती है, मानो हजारों साल से इसी तरह दफन हो। शायद तूने कोई कब्र खोद दी है शॉन। शॉन आश्चर्य से बोलता है, देख तो, इसके शरीर का मांस अलग अलग रंगों का है, इसके हाथ, इसके पांव, इसका पेट, इसका सिर, सभी मानो जैसे अलग अलग इंसानों के मांस को काटकर बनाया गया हो। जैक बोलता है, चल वापस दफना देते हैं इसे देखकर तो सारी भूख ही मिट गई। दोनों मिलकर उसे फिर से मिट्टी डाल के ढक देते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये वही नरकंकाल है जिसे इमोजारो अपने मंत्रों और काले जादू से जीवित करने वाला था। हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए जैक बोलता है, चल यार, नाव का जुगाड़ करते हैं, इस टापू में ज्यादा देर रहे तो भूख से तो मर जाएंगे। दोनों एक छोटी नाव बनाने का बंदोबस्त करने लगते हैं। उधर मिस्र में पिरामिड के बाहर खुदाई करके सुरंग बना ली जाती है और प्रिंसिपल एक एक करके दल के सदस्यों को उस सुरंग से पिरामिड के अंदर भेज देता है और प्रिंसिपल प्रीमी, ओनस और भेड़ वाले के साथ बाहर तंबू में इंतजार करता है। बाकी सदस्यों को नहीं पता कि पिरामिड के अंदर सिर्फ किताब नहीं बल्कि कुछ और भी है। प्रीमी बाकी सदस्यों को रोकना चाहती थी, मगर प्रिंसिपल की पिस्तौल के आगे वो कुछ न कर सकी। प्रिंसिपल ने भेड़ वाले और ओनस को पीठ के बल एक दूजे से बांधा हुआ था और प्रीमी वहीं प्रिंसिपल के पास खड़ी थी। प्रिंसिपल की निगाहें पिरामिड के अंदर जाती हुई सुरंग में ही थी, मानो जैसे वो प्रतीक्षा कर रहा हो कि अब अंदर गए लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी। वहीं पिरामिड के अंदर का नजारा देखने लायक नहीं था। वहां नरकंकाल बिखरे पड़े थे, लेकिन पुरातत्व विभाग के सदस्यों के सामने ऐसा नजारा आम था। चारों तरफ खून के धब्बे और सड़े हुए मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पिरामिड अंदर से काफी बड़ा था। उसकी दीवारें और स्तंभ सभी खून से लाल पड़ी हुई थी, मानो जैसे किसी ने खून की होली खेली हो। पिरामिड के अंदर कई तहखाने और सुरंगें थी। न जाने वो किताब किस तहखाने और सुरंग में होगी। दल के एक आदमी के कहने पर सभी लोग अपनी टॉर्च और टूल किट लेकर चारों तरफ फैल जाते हैं। 2 या 3 लोगों की टीम बनाकर तहखानों और सुरंगों की तलाशी लेने लगते हैं। रात हो चुकी है। पिरामिड के बाहर ओनस और भेड़ वाला आपस में बंधे हुए बैठे बैठे ही सो चुके हैं। प्रिंसिपल और प्रीमी जगे हुए हैं। प्रिंसिपल हैरान परेशान सा दिख रहा है। वो सोचता है कि आखिर अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, कहीं सभी लोग मारे तो नहीं गए। वो अब ओनस और भेड़ वाले को अंदर भेजने का फैसला लेता है। वो प्रीमी से बोलता है, प्रीमी चलो इन दोनों बच्चों को नींद से जगाओ, बोलो स्कूल जाने का वक्त हो गया है। प्रीमी बोलती है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? प्रिंसिपल बोलता है, सब समझ जाओगी। चलो बेटा ओनस और तुम भेड़ वाले पिरामिड के अंदर जाओ और मेरे लिए वो किताब लेकर आओ। चलो उठो। ओनस उठता है और गुस्से में प्रिंसिपल से बोलता है, क्या बकता है कमीने, अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, अब क्या हमें भी मरवाएगा? प्रिंसिपल बिना कुछ बोले प्रीमी के सिर में पिस्तौल रखता है। ओनस और भेड़ वाले के पास कोई चारा नहीं। वो दोनों सुरंग के रास्ते रेंगते हुए पिरामिड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर घुसते ही ओनस बोलता है, कमीने ने कहाँ फंसा दिया यार, अब कहाँ ढूंढे उस मनहूस किताब को, और ये बाकी लोग कहाँ चले गए? ओनस सभी को आवाज देता है, हे कहाँ हो तुम लोग, जवाब दो। भेड़ वाला ओनस से बोलता है, रहने दीजिए साहब, कोई फायदा नहीं, लगता है वो सभी मारे गए हैं। तभी वहां अजीब बदबू आने लगती है। भेड़ वाला बोलता है, साहब टॉर्च जलाइए, अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे उस किताब को? ओनस बोलता है, मेरे पास कोई टॉर्च नहीं, हाँ मगर ये है। ऐसा बोलते हुए वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और जला देता है। भेड़ वाला वहीं पास में गिरी हुई एक लकड़ी उठाता है और अपने सिर से अपनी पगड़ी खोलकर लकड़ी में बांधकर उसकी मशाल बना देता है। वो ओनस से उसे जलाने के लिए लाइटर मांगता है। ओनस उसे रोकते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो दोस्त, ये तुम्हारी धार्मिक पगड़ी है, क्या तुम इसे जला डालोगे? भेड़ वाला बोलता है, हाँ साहब, कपड़ा धार्मिक है मगर मुसीबत में खुदा ही तो काम आता है। इतना बोलकर भेड़ वाला मशाल जला देता है। रोशनी होते ही पिरामिड के अंदर का दृश्य एकदम उजागर हो जाता है और ओनस के मुंह से चीख निकलती है, ओ माय गॉड, इतने सारे कंकाल, बाप रे कितनी बदबू आ रही है इनमें से। ओनस अपनी नाक ढकते हुए बोलता है, क्या ये हमारे आदमियों के कंकाल हैं? भेड़ वाला बोलता है, नहीं साहब, ये आपके आदमियों के कंकाल नहीं है, ये वो लोग हैं जो पहले यहाँ आए थे, इनमें कुछ मेरे दोस्तों के टुकड़े भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें आपके साथियों को और वो किताब भी ढूंढनी है। ओनस बोलता है, क्या यार तुम्हें डर नहीं लग रहा? भेड़ वाला बोलता है, डर तो लग रहा है साहब, लेकिन क्या करें, हमारे लिए तो अंदर भी मौत है और बाहर भी। दोनों एक तहखाने के अंदर घुस जाते हैं। वो तहखाना एक लंबी सुरंग से होकर गुजरता था।
सुरंग काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि कोई भी आराम से उसमें चल सके। चलते चलते ओनस के पैरों से कुछ टकराता है। भेड़ वाला मशाल की रोशनी दिखाता है तो वहां पे एक टॉर्च मिलती है। वो टॉर्च उन्हीं के दल के किसी सदस्य की थी। ओनस टॉर्च उठाने झुकता है तो उसे टॉर्च से थोड़ी ही दूर कुछ गोल सी पत्थर जैसी आकृति दिखती है। वो उस टॉर्च को जलाकर उस तरफ रोशनी करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पे एक आदमी का कटा हुआ सिर पड़ा था जिसे वो अच्छी तरह जानता था। वो उन्हीं के दल का आदमी था। ओनस के मुंह से चीख निकलती है और वो डर के पीछे हटते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, ये तो रॉबिन है। कहाँ फंस गए यार, लगता है सारे के सारे आदमी इसी तरह मारे गए हैं, अब हम भी मारे जाएंगे। भेड़ वाला बोलता है, फिक्र मत कीजिए साहब, मेरे पास ये पाक ताबीज है, ये बड़े बड़े जिन्नों को अपने वश में कर लेता है। आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा, आप बस मेरे पीछे पीछे चलिए, जितना खतरा आगे है उतना ही पीछे भी है। ओनस बोलता है, भाई पीछे वाले खतरे से मैं मरने को तैयार हूँ, सिर्फ एक ही गोली से तो मरना है, यहाँ वो शैतान पता नहीं कितने टुकड़े करेगा। भेड़ वाला बोलता है, नहीं साहब, मेरा मतलब गोली से नहीं था, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वापस जाने का रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ इतनी सारी सुरंगें हैं कि हम किस सुरंग से आए थे ये पता लगाना मुश्किल है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो दोनों सामने की ओर चलते रहते हैं। तभी किसी की चीख सुनाई देती है। ओनस घबराते हुए बोलता है, भेड़ वाले तुमने कुछ सुना? हाँ साहब, किसी की चीख सुनी थी। तभी सामने से कोई दौड़ता हुआ ओनस और भेड़ वाले की तरफ आया और दौड़ते हुए उन दोनों के पास से गुजर गया और कुछ दूर जाकर जमीन में गिर गया। ये देखकर ओनस और भेड़ वाले का मुंह खुला का खुला रह गया। ओनस थूक निकलते हुए बोलता है, भेड़ वाले, हाँ साहब, तुमने देखा, उसके हाथ उखड़े हुए थे और उसका सिर पीछे की ओर घुमा हुआ था। भेड़ वाला भी डर से कांपते हुए बोलता है, साहब उसे मत देखिए, सामने देखिए, वहां से रोशनी आ रही है और कुछ लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सुरंग के अगले छोर से रोशनी के साथ कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। दोनों उस रोशनी की तरफ दौड़ते हैं। उधर से दल के सदस्यों की आवाज आती है, चारों तरफ से घेर लो इसे, टोनी और पीटर तुम मशाल इसके नजदीक ही रखना, इसका सारा शरीर गल जाना चाहिए, ना जाने क्यों और कैसे जिंदा है ये मम्मी अब तक। जेम्स और जॉन, तुम दोनों वो किताब उठाओ। जॉन बोलता है, पर हैरी तुमने देखा नहीं, टॉसन ने किताब को जैसे ही छुआ उसके हाथ उखड़ गए। जेम्स बोलता है, एक काम करो जॉन, वो टॉसन के उखड़े हुए हाथों से उस किताब को पकड़ो, टॉसन के हाथ अभी भी उस किताब से चिपके हुए हैं, उसे पकड़कर खींचे तो शायद किताब निकल जाएगी। हैरी बोलता है, जो करना है जल्दी करो, ये शैतान काबू से बाहर होता जा रहा है। आग से डरकर वो मम्मी जमीन में गिरी तड़प रही थी, उसका शरीर जल रहा था। तब तक ओनस और भेड़ वाला भी वहां पहुंच जाते हैं। सामने का नजारा देखकर ओनस के मुंह से एक ही बात निकलती है, हे भगवान, इतनी बड़ी मम्मी, ये कहाँ मिली तुम लोगों को हैरी? हैरी बोलता है, काश ये ना मिली होती सर, ये खुद ही हमारे सामने आ गई, इसने हमारे कई सदस्यों को भी मार डाला है, पता नहीं कैसे, पर ये अभी तक जिंदा है। ये पुरातत्व इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक जिंदा मम्मी मिली थी। भेड़ वाले ने देखा कुछ लोग मशाल से उस मम्मी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी दौड़कर अपनी मशाल से उस मम्मी को जलाने लगता है। ओनस हैरी से बोलता है, तो तुम लोग अब इसके साथ क्या करने वाले हो? हैरी बोलता है, सर हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मशाल की लौ से इसका शरीर तेजी से गल रहा है और ये कमजोर भी हो रही है, अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो ये हम सबको मार डालेगी सर। ओनस बोलता है, ठीक है तुम लोग लगे रहो, पर वो जेम्स और जॉन क्या कर रहे हैं? जेम्स बोलता है, हम लोग इस किताब को निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर। ओनस आश्चर्य से बोलता है, क्या तुम्हें वो किताब मिल गई? जेम्स बोलता है, हाँ सर, यहाँ आकर हमारी मदद कीजिए इसे निकालने में। ओनस पास जाकर देखता है तो सचमुच उस गड्ढे में काले रंग की एक बड़ी किताब धसी पड़ी थी और जेम्स और जॉन उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। ओनस उन दोनों की मदद करने उस गड्ढे में उतरता है और किताब को उठाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो उनके हाथों में कुछ देखता है और पूछता है, तुम दोनों ये क्या पकड़े हुए हो? जेम्स बोलता है, ये टॉसन का हाथ है सर, किताब को छूते ही उसके हाथ उखड़ गए और वो उस सुरंग की ओर दौड़ गया, पता नहीं किस हाल में होगा वो। ओनस झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है, टॉसन मर चुका है, हमने देखा था उसे। ओनस पास में पड़ी एक लोहे की छड़ उठाता है और उस किताब के किनारों में घुसाकर लोहे की छड़ को पूरी ताकत से नीचे दबाता है। जेम्स और जॉन भी पूरी ताकत से उस किताब को खींचते हैं और वो किताब एक झटके में जमीन से बाहर आ जाती है। उस किताब के निकलते ही वो मम्मी जोर से चीखती है और फिर रेत के ढेर में बिखर जाती है और उसके रेत में बिखरते ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है और सारी मशालें, सभी टॉर्च अपने आप बुझ जाती हैं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। हैरी आवाज देता है, हे सभी लोग ठीक है ना? एक एक करके सभी अपनी हाजिरी देते हैं। सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च जलाते हैं मगर कोई भी टॉर्च काम नहीं करती। तभी भेड़ वाला ओनस से अपना लाइटर निकालने को बोलता है।
काफ़ी कोशिश के बाद वो लाइटर जल जाता है और वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई है और वो किताब ज़मीन में गिरी पड़ी है और उससे चिपके हुए टॉसन के हाथ अब उससे अलग हो चुके हैं। ओनस बोलता है, चलो इस किताब को उठाओ। हैरी डरता हुआ बोलता है, नहीं, कोई भी इसको छूने की भूल मत करना, हाथ उखड़ जाएंगे। ओनस बोलता है, नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उस मम्मी का अंत हो चुका है और उसके अंत के साथ ही इस किताब में से उसका प्रभाव भी खत्म हो गया है। शायद इसीलिए टॉसन के चिपके हुए हाथ इससे अलग होकर गिर पड़े। जॉन तपाक से बोल पड़ता है, आई थिंक यू आर राइट सर। ओनस उसकी ओर देखते हुए, अच्छा तो चलो उठाओ इस किताब को और बाहर ले चलो। जॉन डर जाता है और उस किताब को उठाने में हिचकिचाता है। इतने में भेड़ वाला आगे आता है और उस किताब को उठा लेता है। चलिए साहब, मैं ले चलता हूँ इस किताब को। बस अब सवाल ये है कि हम किस रास्ते से बाहर जाएंगे। यहाँ तो सभी रास्ते एक जैसे हैं। हैरी बोलता है, यहाँ सभी रास्तों में मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं और जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते में मकड़ी के जाले टूट चुके हैं। बस हमें उन्हीं रास्तों से वापस जाना है। सभी लोग वहां से बाहर की ओर चल देते हैं। हैरी सबसे आगे और भेड़ वाला हाथों में किताब लिए उसके पीछे पीछे चल देता है और बाकी सभी उनके पीछे। सभी सुरंगों में से होकर बाहर निकलने वाली सुरंग के पास पहुंच जाते हैं, मगर जो सुरंग उन्होंने अंदर घुसने के लिए खोदी थी वो अब बड़े बड़े पत्थरों से ढकी पड़ी थी। उस मम्मी ने मरते मरते उस रास्ते को भी बंद कर दिया था ताकि वो किताब और वो लोग अंदर ही कैद हो जाएं। अब सामने रास्ते के नाम पर सिर्फ एक दरार थी जिसमें से वो सिर्फ बाहर देख सकते थे पर निकल नहीं सकते थे। उनके पास सारा डायनामाइट ठंड और सीलन से खराब हो चुका था। तभी उस दरार में से एक आवाज आती है। बाहर प्रिंसिपल खड़ा दरार से अंदर झांकता है और उन्हें किताब बाहर फेंकने को बोलता है, मगर ओनस किताब देने से मना कर देता है और बोलता है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकालिए सर। प्रिंसिपल धमकाते हुए बोलता है, पागल मत बनो ओनस, भूलो मत प्रीमी मेरे कब्जे में है और मेरे पास पिस्तौल है, समझे तुम। अब चुपचाप वो किताब इस दरार में से बाहर फेंको। ओनस भी अब गुस्से में आ जाता है और बोलता है, प्रीमी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें ये किताब तो क्या उसकी झलक तक नहीं मिलेगी। पहले हमें बाहर निकालने का इंतजाम करो, उसके बाद ये किताब तुम्हारी। प्रिंसिपल दांत भींचते हुए ओनस को कोसता है और फिर बाहर एक बैग में से डायनामाइट निकाल के लाता है और अंदर सभी को पीछे हटने को बोलता है। हे, मैं इन पत्थर को ब्लास्ट कर रहा हूँ, तुम सभी उस किताब को दूर रखना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल डायनामाइट लगा के उसमें आग लगा देता है और कुछ पल बाद एक जोर की आवाज के साथ वो पत्थर बिखर जाते हैं और पिरामिड से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता है। प्रिंसिपल पिस्तौल की नोक प्रीमी के सिर से सटा के खड़ा ओनस से बोलता है, ओनस अब तुम्हारी बारी है, चुपचाप वो किताब मेरे हवाले कर दो वरना प्रीमी की खोपड़ी खोल दूंगा। ओनस और प्रिंसिपल के बीच काफी फासला होता है, इसलिए ओनस ये शर्त रखता है कि प्रिंसिपल उधर से प्रीमी को भेजे और वो इधर से किताब लेकर प्रिंसिपल के पास जाएगा। प्रिंसिपल ने ये शर्त मानकर प्रीमी को भेजा। ओनस भी इधर से उधर हाथों में किताब लेकर चला। प्रीमी ओनस की आंखों में देखकर कुछ इशारा करती है, मगर ओनस को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए जब वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं तब प्रीमी धीमे से बोलती है, ये किताब उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए ओनस। ओनस समझ जाता है कि क्या करना है। अब वो प्रिंसिपल की ओर बढ़ता है और प्रीमी ओनस की विपरीत दिशा में। प्रिंसिपल ओनस पे पिस्तौल तान के खड़ा है। ओनस हाथों में किताब लिए उसके करीब आता है। प्रिंसिपल बोलता है, अब चलो भी, मुझे वो किताब दे दो। ओनस किताब आगे बढ़ाता है और प्रिंसिपल उस किताब को पकड़ने के लिए अपने हाथ और ओनस बड़ी ही चालाकी से उस किताब को नीचे गिरा देता है, जिससे प्रिंसिपल का सारा ध्यान उस किताब में चला जाता है और उसी पल ओनस प्रिंसिपल पे कूद पड़ता है और उसके हाथों से पिस्तौल झटक के दूर फेंक देता है। इसी बीच ओनस के साथी भी वहां आ जाते हैं। ओनस प्रिंसिपल के मुंह में एक जोर का घूंसा मारता है और प्रिंसिपल बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो लोग उसे उठाकर पिरामिड के द्वार के पास लेकर जा रहे हैं। प्रिंसिपल बोलता है, ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? ओनस बोलता है, आपको आपकी कब्र पे लेकर जा रहे हैं सर। प्रिंसिपल गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है, नहीं ओनस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी जिंदा हूँ, छोड़ दो मुझे। ओनस बोलता है, छोड़ ही तो रहे हैं सर, लेकिन बाहर नहीं, इस पिरामिड के अंदर। इसके अंदर बैठ के आप अपने लिए कोई किताब लिख लीजिएगा। ऐसा बोल के वो लोग उसे पिरामिड के द्वार के पास जमीन में पटक देते हैं। प्रिंसिपल फिर से गिड़गिड़ाता है, नहीं ओनस, तुम ऐसा मत करो, वो किताब तुम लोगों के किसी काम की नहीं, वो किताब मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ओनस उस किताब को हाथों में लेता है और प्रिंसिपल को दिखाते हुए बोलता है, इस किताब की कीमत आप नहीं चुका सकते प्रिंसिपल साहब, इसकी कीमत हमने चुकाई है अपने दोस्तों की जान गंवाकर। प्रिंसिपल ललचाई नजर से उस किताब को बड़ी ही गौर से देखता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है।
वो बोलता है, देखा प्रीमी तुमने, मैंने कहा था ना ओनस अपनी बेवकूफ़ी से मेरा कोई ना कोई काम जरूर बना देगा। आखिर उसने मुझे वो मंत्र दिखाई दिया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तभी प्रीमी ओनस के हाथों से वो किताब छीनते हुए बोलती है, ओनस ये क्या कर रहे हो? इन्होंने अगर वो मंत्र पढ़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ओनस आश्चर्य के साथ, मंत्र? कौन सा मंत्र? प्रीमी बोलती है, इस किताब के आखिरी पन्ने में एक मंत्र लिखा है जिसे पढ़ के एक शैतान को जिंदा किया जा सकता है। प्रिंसिपल हंसता हुआ बोलता है, अब कोई फायदा नहीं प्रीमी, वो मंत्र मुझे याद हो चुका है। प्रिंसिपल वो आखिरी मंत्र पढ़ लेता है और फिर ओनस और भेड़ वाला प्रिंसिपल को उठाकर पिरामिड के द्वार से अंदर फेंक देते हैं और फिर डायनामाइट लगाकर उस द्वार को ब्लास्ट करके वो सुरंग बंद कर देते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि प्रिंसिपल से बड़ी मुसीबत तो अब आने वाली है। वीटो विलेज की जमीन में दफन वो शैतान अब तक जाग चुका होगा। ओनस प्रीमी से पूछता है, प्रीमी वो किस मंत्र की बात कर रहा था? प्रीमी बताती है, ओनस जब तुम लोग उस किताब को खोजने पिरामिड के अंदर गए थे तब प्रिंसिपल ने मुझे उस मंत्र के बारे में बताया था जो इस किताब के आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है। आज से हजारों साल पहले इमोजारो नाम का एक राजा हुआ करता था जिसने अपने काले मंत्र और काले जादू से एक शैतान की स्थापना की थी और उसने एक कंकाल को कई इंसानों के मांस को जोड़ जोड़ कर एक शैतान तैयार किया था और वो अपने काले मंत्रों से उसे जिंदा करने वाला था। लेकिन उसके बेटे ने उसे ऐसा करने से रोका और इमोजारो की हत्या कर दी। बस एक आखिरी मंत्र रह गया था जिसे पढ़कर वो शैतान को जिंदा कर सकता था, लेकिन इमोजारो के पुत्र ने उसकी हत्या कर उस किताब को इस पिरामिड के अंदर दफन कर दिया और वो खुद भी उसकी रक्षा के लिए इसके अंदर दफन हो गया था। ओनस बोलता है, इसका मतलब पिरामिड के अंदर जो मम्मी हमें मिली थी वो इमोजारो का पुत्र था। भेड़ वाला बोलता है, साहब अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलिए। सुबह होने लगती है और वो लोग वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उनके जाते ही उस पिरामिड की बुनियाद टूटने लगती है और वो विशालकाय पिरामिड ध्वस्त होकर बिखर जाता है और उसके साथ प्रिंसिपल की कहानी भी खत्म हो जाती है। उधर डेड सी में आइलैंड के अंदर जैक और शॉन अपनी खराब हो चुकी नाव की बची कुची लकड़ी से एक छोटी नाव तैयार कर देते हैं ताकि उस आइलैंड से बाहर निकलकर अपने घर वापस जा सकें। लेकिन उनकी किस्मत में उस आइलैंड से बच के बाहर निकलना शायद था ही नहीं, क्योंकि उनके निकलने से पहले ही उस आइलैंड की ज़मीन थर थर कांपने लगी। डेड सी का पानी उफान मारने लगा, उसकी लहरें मानो आसमान छूना चाह रही थी। जैक और शॉन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ उफान मारता समुद्र था और दूसरी ओर थरथराती ज़मीन। वो आखिर जाएं तो जाए कहाँ? इधर गए तो समुद्र खा जाएगा और उधर गए तो ज़मीन निकल जाएगी। जैक और शॉन के चारों तरफ मौत नाच रही थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि उस शैतान के आगमन का समारोह था। प्रिंसिपल तो मर चुका था, मगर उसके मंत्रोच्चारण से वो शैतान जाग चुका था और जैक और शॉन की बदकिस्मती ये थी कि वो दोनों उसी ज़मीन में थे जिस ज़मीन में वो शैतान दफन था। हजारों साल बाद वीटो विलेज का उभर कर बाहर निकलना पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ था। टीवी, अखबार, रेडियो और लोगों की जुबान में बस एक ही खबर थी कि डेड सी के बीचों बीच एक आइलैंड उभर कर बाहर आया है, मगर उन्हें नई खबर के बारे में नहीं पता था कि उस आइलैंड में एक नई मुसीबत का पुनर्जन्म हो चुका है। समुद्र से डरकर जैक और शॉन आइलैंड के बीच गांव की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा वहां का बचा कुचा गांव तबाह हो चुका है, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। भागते भागते जान बचाते दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने वो मुर्दा दफनाया था जो खुदाई के वक्त उन्हें मिला था। दोनों ने देखा वो मुर्दा जमीन से आधा बाहर निकल चुका था। जमीन अभी भी हिल रही थी और उसके साथ वो मुर्दा भी। तभी आसमान से आती आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों ऊपर देखते हैं, वहां पे एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। जैक और शॉन दोनों मदद के लिए हाथ हिलाकर जोर जोर से चीखते हैं, लेकिन इस बीच उनका ध्यान उस मुर्दे पे नहीं गया जो जमीन से आधा बाहर निकल चुका था। किसी खून से लथपथ लाश की तरह वो मुर्दा जमीन में धंसा हुआ था। उसका शरीर जिंदा होने लगा था, उसकी नसों में खून दौड़ने लगा था। धीरे धीरे वो जीवित हो रहा था। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर जैक और शॉन पे पड़ती है। सर, लगता है नीचे कोई है। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नेशन के 3 और लोग थे। उनका हेड मिस्टर पार्कर बोलता है, हेलीकॉप्टर को नीचे ले लो, हमें नीचे कुछ नमूने भी लेने हैं।
पायलट बोलता है, पर सर हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतार सकता, नीचे कुछ गड़बड़ है। मिस्टर पार्कर बोलता है, ठीक है, उन दोनों को ऊपर ले लो। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगता है और वो शैतान भी पूरी तरह जमीन से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलने के साथ ही जमीन हिलना बंद हो जाती है और पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता है। जैक और शॉन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं। मिस्टर पार्कर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर उन दोनों से पूछता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जैक बताता है कि वो दोनों मछली पकड़ने वहाँ आए थे। खराब मौसम और तूफान की वजह से वो उस आइलैंड में फंस गए। वो जैक और शॉन को हेलीकॉप्टर में वेट करने को बोलता है और अपने 2 साथियों के साथ वो कुछ नमूने लेने के लिए तबाह हो चुके गांव में घुसता है। वहां पहुंचकर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी उस मम्मी पर पड़ती है जो पूरी तरह ज़मीन से बाहर निकलकर वहीं किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उस मम्मी को देखकर मिस्टर पार्कर उसके पास जाता है और उसे करीब से देखने के लिए घुटनों के बल झुककर उसके शरीर को बारीकी से देखने लगता है। वो बोलता है, लगता है हजारों साल पुरानी कोई मम्मी है, जमीन हिलने की वजह से ऊपर निकल आई होगी। उसके साथ आए उसके दोनों साथी उसका समर्थन करते हैं। मिस्टर पार्कर उसके चेहरे के करीब जाकर उसके चेहरे को गौर से देखता है और उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल मार्केट में इस मम्मी के अच्छे दाम मिल जाएंगे। वो पीछे मुड़कर अपने दोनों साथियों से बोलता है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफो, इसे उठाओ यहाँ से। मिस्टर पार्कर कुछ और बोलता इससे पहले ही उन दोनों साथियों के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखें फटने लगी और चेहरे में खौफ नजर आने लगा। उन दोनों ने डरते डरते मिस्टर पार्कर को पीछे देखने का इशारा किया। मिस्टर पार्कर पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा वो देखकर उसका खून बर्फ हो गया। मिस्टर पार्कर के चेहरे के एकदम सामने एक और चेहरा था, उस शैतानी मम्मी का चेहरा जिसकी बड़ी बड़ी खून सी लाल आंखें मिस्टर पार्कर को ही देख रही थी। मिस्टर पार्कर चीखने ही वाला था कि उस शैतान ने मिस्टर पार्कर की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा और एक झटके में उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर खड़ा होकर वो मिस्टर पार्कर के दोनों साथियों की ओर मुड़ा। एक साथी तो भागने में सफल हो जाता है मगर दूसरा साथी उतना खुशकिस्मत नहीं होता। वो लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठकर भागता, वो शैतान उसके पास आया और उसने अपने दोनों हाथों से उसके पेट को चीरकर उसके चीथड़े हवा में बिखेर दिए। उसके बाद वो मम्मी पलटकर हेलीकॉप्टर की ओर मुड़ी। मिस्टर पार्कर का दूसरा साथी हेलीकॉप्टर की ओर भागते हुए चीखता है, भागो यहाँ से, उस मम्मी ने मिस्टर पीटर और ब्रूनो को मार डाला है, जल्दी निकलो यहाँ से। पायलट हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है। जैक और शॉन उस आदमी को जल्दी आने को बोलते हैं मगर तभी वो देखते हैं कि उस आदमी के पीछे से एक शैतानी मम्मी दौड़ती हुई आ रही थी और वो मम्मी भागते भागते उस आदमी को पीछे छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हुए आती है। इससे पहले कि वह शैतानी मम्मी हेलीकॉप्टर तक पहुंचती, पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में उठा लिया और मिस्टर पार्कर का दूसरा साथी बेबस सा हेलीकॉप्टर को वहां से जाते हुए देखता रहता है तब तक जब तक हेलीकॉप्टर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। अब उस आइलैंड में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मिस्टर पार्कर का दूसरा साथी और एक वो शैतानी मम्मी। वो मम्मी उसके पास आई और उसने उस आदमी को अपनी बाहें फैलाकर अपनी बाहों में भर लिया और कुछ पल में ही उस आदमी का शरीर तेजी से सड़ने लगा और फिर उसका पूरा का पूरा शरीर गल के नीचे गिर गया और फिर वो मम्मी आसमान की ओर पलटी और जोर से चीखी। उधर प्रीमी और ओनस अपने दल के साथ वापस अपने शहर पहुंच जाते हैं। टीवी में न्यूज़ चल रही थी, बड़े ही रहस्यमय ढंग से डेड सी में एक आइलैंड उभर कर सामने आया है। सूत्रों का मानना है कि ये हजारों साल पुराना वीटो विलेज है और आज ही वहाँ एक जिंदा मम्मी को देखा गया है। उसने 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला है और वहाँ से बचकर आए हैं 3 लोग, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर का पायलट है और 2 मछुआरे जो डेड सी में मछली पकड़ने गए हुए थे। प्रीमी और ओनस उस न्यूज़ को देख रहे थे। उसमें एक वीडियो फुटेज भी चल रहा था जिसमें जैक और शॉन हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। प्रीमी ओनस से कहती है, ओनस सुना तुमने, शायद प्रिंसिपल के मंत्र पढ़ने की वजह से वो शैतान जाग गया है। ओनस बोलता है, वो मम्मी क्या कम थी जिसे मारकर हम आ रहे हैं? प्रीमी बोलती है, हाँ, तो अब हमें इस मम्मी का भी खात्मा करना है। ओनस टोकते हुए बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये हमारा काम नहीं है प्रीमी। प्रीमी बोलती है, नहीं ओनस, हमारी वजह से वो मम्मी जागी है और उसे जिंदा करने वाली वो किताब हमारे पास है। अगर उस किताब में उस शैतान को जिंदा करने वाला मंत्र लिखा है तो उसे खत्म करने वाली विधि भी लिखी होगी। प्रीमी उस किताब को खोलती है और उसे अच्छे से अध्ययन करती है मगर उस किताब में कोई भी मंत्र या कोई भी विधि नहीं लिखी थी जिससे उस शैतान को खत्म किया जा सके। ओनस भी बड़े गौर से उस किताब को देखता है और एकाएक ही बोल पड़ता है,
प्रिमी ये देखो, इन चित्रों का कोई मतलब हो सकता है। प्रिमी देखती है उस किताब के पिछले हिस्से में कुछ आड़े टेढ़े चित्र बने हुए थे। प्रिमी ने उस चित्र को गौर से देखा। उस चित्र में बांसुरी बजाता एक आदमी था और उसके पास खड़ा एक विशालकाय शैतान। उस चित्र को देखकर प्रिमी के चेहरे में असमंजस के भाव थे। वो बोलती है, लगता है इस बांसुरी को मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि टीवी न्यूज़ में जब जैक और शॉन हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे तब शॉन की कमर से एक छड़ जैसी चीज नीचे गिर गई थी। फिर शॉन ने उसे उठाकर वापस अपनी कमर में लटका लिया था। प्रिमी झट से बोलती है, ओनस, हमें अभी जाकर उन आदमियों से मिलना होगा जो डेड सी से जिंदा बचकर आए हैं। ओनस बोलता है, पर क्यों? प्रिमी बोलती है, ओनस, हो ना हो किताब में दिख रही ये बांसुरी उन आदमियों के पास है जो डेड सी से बचकर आए हैं। ओनस बोलता है, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये बांसुरी और वो बांसुरी एक ही है? प्रिमी बोलती है, मुझे पूरा यकीन है ओनस, क्योंकि सब चीजें एक क्रम में हो रही हैं। हमारे पास किताब है और उनके पास वो बांसुरी। हम मिस्र से जिंदा बचकर आए। किताब की रक्षा कर रहे उस मम्मी ने हमें नहीं मारा और ये दोनों डेड सी से जिंदा लौट आए हैं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है कि वो शैतान हमारे हाथों मारा जाए। प्रिमी मिस्र से लौटकर आए हैरी, पीटर और भेड़ वाले को संदेश भिजवाती है कि डेड सी में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर प्रिमी और ओनस जैक और शॉन से मिलने मिलिट्री बेस कैंप जाते हैं। बेस कैंप में जैक और शॉन वापस अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि प्रिमी और ओनस उनसे रास्ते में टकरा जाते हैं। प्रिमी अपना और ओनस का परिचय देती है और फिर उन्हें मिस्र में घटी घटना के बारे में बताती है और उस किताब के बारे में भी जिसके आखिरी मंत्र से वीटो विलेज में वो शैतानी मम्मी जाग उठी। प्रिमी उन्हें वो किताब दिखाती है और उस किताब के पीछे दर्शाए उस चित्र को भी, जिसमें एक बांसुरी बजाता आदमी है और एक विशालकाय शैतान। शॉन उस चित्र को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि उस किताब में जो बांसुरी दिख रही थी वो बांसुरी अभी शॉन के पास थी। प्रिमी उन दोनों से मदद मांगती है और उन्हें अपने साथ उस आइलैंड में वापस चलने को बोलती है। शॉन बोलता है, देखा जैक, मैंने कहा था ना कि इस बांसुरी की कहानी कुछ और ही है। मुझे ये बांसुरी समुद्र में मिली। इसका मतलब कि सब कुछ पहले से तय था। वीटो विलेज का उभर कर बाहर निकलना और हमारी नाव का टूटना और फिर हमारा उस आइलैंड से बचकर बाहर निकलना, सब कुछ तय था। इस किताब में दिए चित्र के हिसाब से मुझे बस ये बांसुरी उस हैवान के सामने जाकर बजानी है और फिर वो शैतान खत्म हो जाएगा। जैक प्रिमी से बोलता है, ठीक है, हम दोनों आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बस हमें डेड सी में जाने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ेगी। ओनस एक बोट का इंतजाम कर देता है और फिर जैक, शॉन, प्रिमी, ओनस, हैरी, पीटर और वो भेड़ वाला सभी उस बोट में सवार होकर डेड सी के उस आइलैंड की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे वो शैतानी मम्मी उन सभी का इंतजार कर रही थी। अच्छी बात ये थी कि वो मम्मी एक आइलैंड में थी, इसलिए वो अभी तक जमीन से और मानव जाति से दूर थी। अगर उसे जल्दी खत्म नहीं किया गया तो वो वहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। जैक नाव चला रहा था, बाकी लोग बैठे उस आइलैंड में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। बस थोड़ी ही देर में वो डेड सी में पहुंच गए और वो आइलैंड दूर से दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वो आइलैंड के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे किसी सड़े गले मांस में से आती है। डेड सी के पानी का स्तर काफी कम हो गया था। डेड सी धीरे धीरे सूख रहा था। शाम होते होते वो लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड में उतरकर वो वीटो विलेज की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ का जंगल भी सूख चुका है। एक ही दिन में इतना बदलाव देखकर जैक और शॉन को बड़ा आश्चर्य होता है। ये शायद उस शैतानी मम्मी का प्रकोप है जिसकी वजह से वो जंगल और डेड सी सूखता जा रहा था। उस जंगल को पार करके जब वो लोग वीटो विलेज में दाखिल होते हैं तब जैक और शॉन देखते हैं कि सारा का सारा वीटो विलेज तबाह होकर मिट्टी में मिल चुका है। प्रिमी बोलती है, हमें अंधेरा होने से पहले मम्मी को ढूंढकर उसका खात्मा करना होगा। जैक बोलता है, सभी लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी ग्रुप से अलग नहीं होगा। वो मम्मी हमसे छिपी जरूर है मगर हम उससे छिपे नहीं हैं। उसकी नज़र हम पे ही होगी। ओनस बोलता है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके हमें काम खत्म करके यहाँ से निकलना भी है। भेड़ वाला बोलता है, हाँ लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? शॉन बोलता है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो खुद हमें ढूंढते हुए आएगी। अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सिवाय सन्नाटे के कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे दूर कहीं से किसी के चीखने की आवाज आती है और फिर से वही सन्नाटा छा जाता है। ओनस बोलता है, ये किसकी चीख है? हम सभी तो यहाँ मौजूद हैं। क्या हमारे अलावा भी कोई यहाँ आया था? प्रिमी बोलती है, चलो भागो यहाँ से, हमें उस जगह जाना है जहाँ से वो मम्मी बाहर निकली थी। शॉन बोलता है, पर वहाँ क्यों? प्रिमी बोलती है, जिस जगह मम्मी या किसी मुर्दे को दफनाया जाता है वो जगह पवित्र मानी जाती है, लेकिन अगर वो मम्मी या उस कब्र की लाश को उस जगह से हटा दिया जाए
तो वो जगह अपवित्र हो जाती है। हैरी बोलता है, बिल्कुल ठीक, और वो मम्मी उस जगह में वापस नहीं आएगी और हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि हम उसे मारने की प्लानिंग कर सकें। शॉन बोलता है, तो जल्दी चलो यहाँ से, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस जगह लेके चलता हूँ। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सभी ने हाथों में टॉर्च पकड़े हुए थे। तभी दूर एक चीख सुनाई देती है। ये चीख उस शैतानी मम्मी की थी जो उनके करीब आ रही थी। वे सभी एक के पीछे एक भागते हुए शॉन के पीछे पीछे उस जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं जहाँ शॉन को वो मम्मी मिली थी। उबड़ खाबड़ रास्ते, छोटी बड़ी घनी झाड़ियों के बीच भागते भागते हैरी अपने ग्रुप से दूर कहीं भटक जाता है। हैरी अपने साथियों को आवाज़ देता है, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हैरी अपने आप से बोलता है, साला बहादुरी के चक्कर में बेवकूफ़ी कर बैठा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी हैरी को अपने आसपास मांस के सड़ने की बदबू आने लगती है। वो समझ जाता है कि वो मम्मी आसपास ही है। वो अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर चुपचाप जमीन में रेंगते हुए पीछे हटता है। उसके पीछे एक पेड़ था जिसके सहारे वो जमीन में बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। चारों तरफ सड़न की बास बढ़ने लगी। हैरी समझ चुका था कि मम्मी उसके बिल्कुल करीब है। उसकी धड़कनें जोर पकड़ने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी, उसका शरीर गर्म होने लगा और माथे से पसीना तर तर करके बहने लगा। उसने अपना पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर ये क्या, जैसे ही उसने अपने चेहरे को छुआ उसका हाथ गल के गिरने लगा। उसे अपने हाथों की हड्डियां महसूस होने लगी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना टॉर्च ऑन किया और देखा उसका हाथ सड़ चुका था। हाथ की जगह में सिर्फ हड्डी का ढांचा था। उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। उसने अपने शर्ट के बटन खोले तो जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई। वो तेजी से सड़ रहा था। तभी उसने पीछे पलटकर देखा, जिसे वो पेड़ समझकर सहारा लिए बैठा था वो पेड़ नहीं था। वो वही शैतानी मम्मी थी जिसके स्पर्श से हैरी का शरीर सड़ने लगा था। उधर बाकी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो मम्मी बाहर निकली थी। पीटर बोलता है, हे हैरी दिखाई नहीं दे रहा। ओनस बोलता है, क्या बकते हो, वो अभी तो हमारे साथ ही था। जैक बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी ग्रुप से अलग नहीं होगा। तभी पीटर एक तरफ टॉर्च की रोशनी करते हुए बोलता है, हे देखो वहां कोई है, कोई चलते हुए आ रहा है, शायद वो हैरी हो। अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो थोड़ा करीब आया तो सभी ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली और ओनस के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये तो हैरी है, इसे क्या हुआ। वो हैरी था जिसका शरीर लगभग आधा सड़ चुका था और आधा सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। हैरी लड़खड़ाता हुआ कुछ कहने की कोशिश करता है, भाग जाओ यहाँ से। इतना कहकर हैरी जमीन में गिर गया और उसका शरीर किसी बर्थडे केक की तरह जमीन में बिखर गया। वे सभी इस नज़ारे को देखकर अंदर तक सिहर जाते हैं। पीटर बोलता है, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हम सब मरने वाले हैं। प्रेमी उसको संभालते हुए बोलती है, खुद को संभालो पीटर, अगर हम अपनी जान देकर उस हैवान को मार सके तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। अगर हम मरने ही वाले हैं तो हम उससे लड़कर उसे मार कर ही मरेंगे। जिस जगह में वो खड़े थे वो जगह उस मम्मी की कब्र थी। वो मम्मी उसके पास नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और वो मम्मी वहीं आसपास थी। वो मम्मी उस जगह में नहीं आ सकते थी जहां वो खड़े थे और वो लोग उस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर शैतानी मम्मी उनका इंतजार कर रही थी। उस जगह में खड़े रहकर मरने से अच्छा था कि वहां से बाहर निकलकर उस मम्मी से लड़ा जाए। प्रेमी बोलती है, इस किताब में दर्शाए गए चित्र के अनुसार वो मम्मी इस बांसुरी की धुन से शायद कमजोर पड़ जाए और फिर हम उसे आसानी से मार सकें। जैक बोलता है, ठीक है, मैं उसके पास जाकर ये बांसुरी बजाता हूँ। और फिर जैक शॉन के हाथ से बांसुरी छीनता है और वहां से दूर जाकर अंधेरे में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में उसे सड़न की बास आने लगती है। वो मम्मी उसके आसपास ही थी। बाकी सदस्यों ने अपनी टॉर्च की रोशनी जैक के ऊपर ही की थी। जैक घूम घूम कर आगे पीछे अपने चारों तरफ उस मम्मी को ढूंढता है, मगर उसे वो मम्मी कहीं दिखाई नहीं देती। तब जैक चीखता है, कहाँ छुपा है हैवान, सामने आ। उसके ऐसा कहते ही दौड़ते हुए वो मम्मी उसके पास आती है और तभी जैक उस बांसुरी को अपने होठों पे रखता है और उसमें फूंक मारता है, मगर उससे कोई धुन नहीं निकलती। वो शैतानी मम्मी जैक के हाथ में उस बांसुरी को देखकर सहम जाती है क्योंकि वो भी जानती है कि उसकी मौत उसी बांसुरी से होनी है। लेकिन जब उस बांसुरी से कोई धुन नहीं निकलती तो वो मम्मी चलते हुए जैक के पास जाती है और बड़ा सा मुंह खोलकर जोर से चीखती है। उसकी चीख से जैक हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और उसके हाथ से वो बांसुरी छटक कर अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। ये देखकर शॉन और भेड़ वाला हाथ में तलवार लिए मम्मी की ओर दौड़ते हैं।
ये देखकर मम्मी अब उनकी ओर मुड़ती है। पीटर अपनी पिस्तौल निकालकर उस मम्मी पे तबाड़ तोड़ गोलियां बरसाता है, मगर वो गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती, बल्कि उसके शरीर को भेदते हुए पार हो जाती हैं। अब वो मम्मी पीटर की ओर लपकती है। तभी ओनस मम्मी की पीठ में तलवार घुसा देता है और भेड़ वाला एक झटके में मम्मी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। मगर उस मम्मी को मारना इतना आसान नहीं था। वो मम्मी बिना सिर के खड़ी हो जाती है और उसकी खोपड़ी लुढ़कते हुए उसके पास आती है और फिर वो उसे उठाकर अपने सिर में ऐसे फिट कर लेती है जैसे वो किसी बॉटल का कॉर्क हो। जैक के हाथ से बांसुरी छटक के पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। अब वो उसी को ढूंढ रहा था। शॉन, भेड़ वाला, पीटर और ओनस उस मम्मी को चारों तरफ से घेर कर उसके शरीर में भालों और तलवारों से वार कर रहे थे। शॉन ने उस मम्मी के हाथ काट डाले, वहीं भेड़ वाले ने उसके पैर में वार किया और उसके पैर अलग कर दिए। पीटर ने अपनी पिस्तौल की गोलियां उस हैवान के सिर में खाली कर दी। ओनस ने भी अपनी तलवार से उसका सीना चीर दिया। इतना सब करने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मम्मी अब खड़ी नहीं हो पाएगी, मगर ये उनकी गलतफहमी थी। वो मम्मी बार बार अपने शरीर के टुकड़ों को किसी चुंबक की तरह अपने पास खींच लेती और फिर से जुड़कर खड़ी हो जाती। आखिर हो भी क्यों ना, उसका निर्माण ही अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर हुआ था। अपने टुकड़ों को जोड़कर वो मम्मी फिर से खड़ी हो गई। उसने भेड़ वाले के पैर को पकड़ा और पीटर के हाथ को दबोच लिया। उधर जैक को बांसुरी मिल जाती है तो वो शैतानी मम्मी उन लोगों को छोड़कर जैक की तरफ मुड़ती है। भेड़ वाले का पैर और पीटर का हाथ उस मम्मी की छूने की वजह से सड़ने लगा था। ये देखकर शॉन भेड़ वाले के घुटने में अपनी तलवार से वार करता है और भेड़ वाले का पैर काट डालता है। पैर का सड़ा हुआ हिस्सा कटकर अलग हो जाता है और बाकी पैर सड़ना बंद हो जाता है। ये देखकर पीटर ने भी अपना सड़ा हुआ हाथ शॉन की ओर उठाया और उससे बोला कि वो उसको भी काट डाले। शॉन ने बिना देर किए पीटर के हाथ पे वार किया और उसे उसके कंधे से अलग कर दिया। उधर वो मम्मी चीखते हुए जैक के पास पहुंचती है। उसकी नज़र जैक की बांसुरी पे ही होती है, मगर वो उसे छूने से कतराती है। जैक बांसुरी बजाता है, मगर इस बार भी कोई धुन नहीं निकलती। वो मम्मी फिर से चीखती है। जैक फिर से हवा में उड़कर ज़मीन में गिरता है। जैक फिर खड़ा होता है और बांसुरी बजाता है, मगर उससे कोई आवाज़ नहीं निकलती। प्रिमी बेबसी खड़ी होकर वो सब अपनी आंखों से देख रही थी। प्रिमी दोबारा से उस किताब के पीछे बने चित्र को देखती है। वो गौर करती है कि उस चित्र में जो बांसुरी है उसमें कोई छेद नहीं है और उस बांसुरी का मुंह उस शैतान की तरफ है जैसे किसी बंदूक की नाल हो। प्रिमी चीखते हुए जैक को बोलती है, जैक बांसुरी की सभी छेदों को बंद करके जोर से फूंक मारो। जैक प्रिमी की बात सुनकर वैसा ही करता है। जैक सभी छेदों को अपनी उंगलियों से बंद करके जोर से फूंक मारता है और तभी उस बांसुरी से एक तीर निकलता है और तीर के साथ बांसुरी से एक धुन निकलती है। वो तीर सीधा उस मम्मी के सीने में जाके धंस जाता है और वो धुन सुनकर वो मम्मी जोर से चीखती है और बिखर कर वीटो विलेज की मिट्टी में मिल जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आसमान के बादल छटने लगते हैं और पूर्णिमा का चांद बादलों से निकलकर सामने आता है। चांद की रोशनी में सारा आइलैंड चमक उठता है और धीरे धीरे डेड सी में पानी का स्तर फिर से बढ़ने लगता है। वो लोग वीटो विलेज की जमीन से बाहर अपनी नाव की ओर बढ़ते हैं। ओनस भेड़ वाले को सहारा देते हुए उसे चलने में मदद करता है। पीटर भी अपने दोस्त हैरी और अपना हाथ खोने का दुख छुपाए चला जा रहा है। शॉन उसके कंधे में हाथ रखे उसे सांत्वना देते हुए उसके साथ साथ चलता है। प्रिमी और जैक भी साथ साथ चलते हुए किनारे तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि डेड सी के पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो आइलैंड पानी में दफन होने वाला है। जैक सभी को नाव में बैठने को बोलता है और फिर अपनी नाव में बैठकर वो सभी उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो आइलैंड पानी के नीचे छुप जाता है और उस मम्मी के साथ वीटो विलेज फिर से पानी में समा जाता है और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में कई और कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।